चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को टाइम करके क्या बीजेपी आपको तोड़ना? बीजेपी का एजेंडा साफ है, ऑपोजिशन को इन लीगल मामलों में उलझा कर रखो ताकि वो जेल बेल का खेल खेलते रहें और उनके रिसोर्सेज बंधे रहें और तब तक जाकर ये अपनी नैरेटिव और अपनी स्ट्रैटेजी जनता में सेट कर कर वापस आ जाए। बीजेपी को ये सब करने की जरूरत भी है क्या चुनाव जीतने के लिए? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब के एक तरफा एक्शन का आज बीजेपी सपोर्टर के पास भी कोई जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी तो विक्टिम कार्ड खेलने में सबसे माहिर है। वोटर्स के बीच के परसेप्शन के बैटल में आम आदमी पार्टी प्रूव करना चाहती है कि बीजेपी उनको खत्म करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल से डरती है। खैर, मैच भले ही ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे हो, बट दोनों टीमों को बराबरी का मौका तो मिलना चाहिए, एक न्यूट्रल अंपायर तो मिलना चाहिए, बराबर के ओवर तो मिलने चाहिए। द गेम शुड नॉट जस्ट बी फेयर, इट शुड अपीयर टू बी फेयर टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द एवरेज इंडियन चैनल पर हमारी नई इलेक्शन सीरीज माहौल इलेक्शन का। इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, बट चारों तरफ हमें वो बज़, वो सरगर्मी, वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा। क्या इसका कारण ये है कि चुनाव के नतीजे इनएविटेबल लग रहे हैं, परिणाम एक ही दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं? लेकिन पॉलिटिकल बज़ में कोई कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के चुनाव के जस्ट पहले अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे भी कंट्रोवर्सी हुई, यहां तक कि इलेक्शन के शेड्यूल पर भी आरोप लगे। ईडी फुल एक्शन मोड में है। 2 चीफ मिनिस्टर्स के अलावा केसीआर की डॉटर के कविता भी अरेस्ट हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बाहर आ चुका है और उस पर भी कई आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। हर छोटी बात पर पॉलिटिकल पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो काफी कुछ चल रहा है हमारे पॉलिटिकल माहौल में। ऐसे में जनता के मन में सवाल आता है कि ये सब हो क्या रहा है? मतलब कि क्या सचमुच में इंडिया अलायंस पर चौतरफा वार कर कर, सारे साम दाम दंड भेद लगाकर बीजेपी इस कंपटीशन को ही क्रश करना चाहती है, मुकाबला शुरू करने से पहले ही खत्म कर देना चाहती है? या फिर ये विपक्ष की कोई विक्टिम कार्ड की स्ट्रैटेजी है? विक्टिम कार्ड की स्ट्रैटेजी से क्या वो सिंपैथी वोट्स लेना चाहते हैं? क्या वो डेमोक्रेसी का हवाला देकर जनता में अपनी रीच को बढ़ाना चाहते हैं? क्या वो सबको डराकर इन्हीं मुद्दों को इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपके मन में चल रहे इन्हीं सवालों का जवाब देने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। विक्टिम कार्ड का क्या मतलब है? विक्टिम कार्ड का मतलब है कि खुद को एक विक्टिम या पीड़ित की तरह पेश करना। इसको लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले सिंपैथी पाने के लिए, अपने ऊपर से ब्लेम को डिफ्लेक्ट करने के लिए, तीसरा कि सिचुएशन को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बातों को बढ़ा चढ़ा कर अत्याचार की तरह पेश किया जाता है ताकि माहौल आपके फेवर में बन सके और आप जिम्मेदारी लेने से बच सकें। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट की। आरोप यह है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया है ताकि अरविंद केजरीवाल के एब्सेंस में आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा सके, ताकि अरविंद केजरीवाल की एंटी करप्शन की जो इमेज बनी थी, जिससे वो नेता बनकर ऊपर उभरे थे, उस इमेज को धूमिल कर दिया जाए। वैसे लेटेस्ट खबरों के आने तक आपके इकलौते एमपी ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है, तो लग भी रहा है कि इन आरोपों में सच्चाई है। आम आदमी पार्टी इस लीगल मामले को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती है कि उन्होंने एक डीपी कैंपेन भी चलाया है कि अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डर गए हैं। अब बात फैक्ट्स की करते हैं, इस केस के फैक्ट्स। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 9 समन्स अवॉइड किए, ये तो आप जानते ही होंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ईडी के समन्स को चैलेंज भी किया हाई कोर्ट में ताकि उनको अरेस्ट से रिलीफ मिल सके, बट हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया। अरेस्ट होने के बाद अरेस्ट के ग्राउंड्स को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में 2 हियरिंग्स हो चुकी हैं, बट उनको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिली। 4 गवाह उनके खिलाफ हैं जिन्होंने बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे स्कैम में लिप्त थे। ये सारी प्रक्रिया कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। कोर्ट के फैसलों से ही उनको रिमांड में रखा जा रहा है और बेल नहीं मिल रही है। तो अगर हम ये मानते हैं
हम सब ये मानते हैं कि इंडिया की कोर्ट्स अभी भी इंडिपेंडेंट है, तो बीजेपी ये सब नहीं कर रही। ये सब लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो कर कर उसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है। रही बात नरेंद्र मोदी की अरविंद केजरीवाल से डरने की, तो आम आदमी पार्टी का लोकसभा में इन्फ्लुएंस कितनी सीट्स पे है? मैक्सिमम 15, बहुत तो 20, दिल्ली और पंजाब मिलाकर। नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं जिनका इन्फ्लुएंस 300 से प्लस सीट्स पर है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इस लीगल मुद्दे को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की प्रोफाइल को नरेंद्र मोदी के बराबर रखकर अपना एजेंडा पुश कर रही है। बीजेपी का भी एजेंडा साफ है कि अरविंद केजरीवाल के इमेज को डैमेज करना है। वो जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि ये देखो, ये वही केजरीवाल है जिसने अन्ना हजारे के साथ खड़े होकर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो पहले इस्तीफे की मांग करते थे, बाद में जांच की। लेकिन आज देखो, आज वही केजरीवाल कुर्सी पकड़कर बैठा है। आज वही केजरीवाल शराब के करप्शन में लिप्त है। तो इस हिपोक्रेसी को एक्सपोज करके बीजेपी वोटर्स में अपना मैसेज पुश करना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल के पीछे जाने का एक और कारण है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी एक फ्यूचर थ्रेट की तरह देख रही है। मतलब केजरीवाल ने पहले दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट लार्ज मेजॉरिटी से लाई, दिल्ली में सरकार चला के दिखाई, हेल्थ एजुकेशन में अच्छा काम किया। धीरे धीरे पंजाब में आप सरकार लेकर आए, गुजरात में गए, गोवा में लड़े। गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ है, वहां जाकर अरविंद केजरीवाल 13% वोट शेयर ले आए। तो बीजेपी इसको लॉन्ग टर्म में एक थ्रेट की तरह देख रही है और इसको हैंडल करने का ये सही मौका मानकर केसेस में उन्हें लिफ्ट कर रही है। तो डेफिनेटली बीजेपी इस्तेमाल तो कर रही है एजेंसीज का, लेकिन इस इस्तेमाल का मौका बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने ही दिया है। अब आते हैं कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज के मुद्दे पर। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे ये सारी बातें कही। This is a criminal action on the Congress party, and it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. That India is a democracy, this is a lie. That India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us and we are not able to pay 2 rupees. यहाँ राहुल गांधी बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंटरनेशनल मीडिया मेन अपोजिशन पार्टी से इन्हीं लाइंस को पिक करके इंडिया की डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी को चैलेंज करता है। तो अब इस केस के भी फैक्ट्स पर आते हैं। यहाँ मामला 2017-18 के इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सारे इनकम के लिए किसी भी टैक्स से एग्जेम्प्ट है, मतलब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, बशर्ते कि वो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। हम सब भी अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। कांग्रेस ने इसी नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने समय रहते नहीं, एक्सटेंडेड डेडलाइन तक भी अपने आईटी रिटर्न्स सन 2017-18 के लिए नहीं फाइल किए। तो अगर रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो ये सेक्शन 13A ऑफ आईटी एक्ट उन पर लागू हुआ और उनके सारे एग्जेम्पशंस रद्द कर दिए गए और उनसे 105 करोड़ रुपए की मांग की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। कांग्रेस ने इसके खिलाफ अपील की। वो पहले कमिश्नरेट में गए, वहां अपील खारिज हो गई। उसके बाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल गए, ITAT, वहां भी उन्हें रिलीफ नहीं मिली। उसके बाद हाई कोर्ट गए, वहां पर तो उन्हें डांट पड़ गई कि कांग्रेस पार्टी ने इतना इरेस्पॉन्सिबल काम किया ही क्यों? वो सो रहे थे क्या कि नोटिस जाने के 6 महीने बाद उनका रिप्लाई आ रहा है? अब उनकी ये अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, ऑल्सो फैक्ट ये भी है कि उनके अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए। केवल जो 135 करोड़ जो कि इनिशियल 105 करोड़ प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है, जो उनकी पेएबल लाइबिलिटी है, वो खर्च करने से उन्हें इनकम टैक्स ने मना किया है। 620 करोड़ रुपए अभी भी खर्च करने के लिए कांग्रेस के पास मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे इशू को ऐसे नैरेटिव में पेश किया गया है कि ऑपोजिशन को जानबूझकर क्रिपल किया जा रहा है। अब आप ही सोचिए, इसको विक्टिम कार्ड खेलना नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? खैर, चुनाव के समय पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है। चारों तरफ रेटोरिक ही रेटोरिक चलता है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी यही लगती है कि ऑपोजिशन को इन्हीं लीगल दाव पेचों में उलझा के रखा जाए। इसी जेल बेल के खेल में वो उलझे रहे, उन्हें चुनाव की तैयारियों का समय ही ना दिया जाए। तभी तक बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी और अपना नैरेटिव दोनों सेट करने में कामयाब हो जाएगी और ये चुनाव नो कंपटीशन हो जाएगा। और भी आरोप चल रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे भी कंट्रोवर्सी हुई।
यहां तक कि चुनाव के शेड्यूल पे भी ऑपोजिशन ने सवाल उठाए कि चुनाव के शेड्यूल को जानबूझकर इतना लंबा रखा गया है ताकि बीजेपी के स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी जी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके प्रचार कर सके। वरना महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां वायलेंस की कोई हिस्ट्री नहीं है, वहां चुनाव 5 चरण में क्यों कराने का निर्णय लिया गया? ये ऑपोजिशन के सवाल है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा भी बाहर आ चुका है और उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हालांकि यहां पे कोई भी पार्टी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकती क्योंकि सभी इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। सब ने अपनी श्रद्धा अनुसार जितना मिला है उतना उठाया है, सिवाय सीपीआई और सीपीआई-एमएल के। यहां उनकी तारीफ करनी होगी। उनको जो भी चंदा मिला उन्होंने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनेशन के थ्रू उससे एक भी रुपया लेने को इनकार कर दिया। तो जो आज इसकी बुराई कर रहे हैं उनको भी यही स्टैंड लेना चाहिए था, तब उनके पास ये मॉरल ग्राउंड होता कि वो क्वेश्चन कर सके। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मैंने डिटेल में एक अलग वीडियो में बात की है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में यहां अटैच्ड मिल जाएगा। तो इन सब आरोपों पर बीजेपी का एक ही डिफेंस है कि भाई जो भी हो रहा है वो कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट के ऑर्डर्स पे हो रहा है, तो आप फेथ रखिए जुडिशरी में। जुडिशरी विल लुक इनटू द मेरिट्स ऑफ द मैटर एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। अब इसका जवाब ऑपोजिशन के पास नहीं है। तो जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा कि इंडिया की जुडिशरी भी बायस्ड है। ये आरोप भी हवा में फ्लोट हो रहा है और जल्द ही बाहर आएगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 600 वकीलों ने, जिसमें हरीश साल्वे जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जुडिशरी के इमेज को टेंट कर रहा है, बेंच फिक्सिंग जैसे आरोप लगा रहा है और जुडिशरी पे अनफेयर क्रिटिसिज्म कर रहा है ताकि पॉलिटिकल केसेस और जो करप्शन के एलिगेशंस हैं उनमें वर्डिक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये पहले भी हुआ है। आपको याद है राम मंदिर के जजमेंट के बाद या आर्टिकल 370 के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे पर्सनल अटैक्स किए गए थे, बायस्ड होने का आरोप लगा था। सिमिलर सिचुएशन अभी रिपीट की जा रही है। अपने फेवर में जजमेंट ना मिलने पर ये अक्सर उनके बायस्ड होने का आरोप लगा देते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 1 महीने में रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट दिए हैं। चंडीगढ़ मेयर केस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और तमिलनाडु के गवर्नर को फटकार लगाना। तो जब ये जजमेंट्स ऑपोजिशन के फेवर में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट माई बाप और दाता हो जाता है, लेकिन जब जजमेंट्स दूसरी तरफ जाते हैं तो ये इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करने लगते हैं। सिमिलर पैटर्न आप देखिएगा कि ईवीएम जब ये चुनाव जीतते हैं तो ठीक रहती है, लेकिन जब बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम में मैनिपुलेशन हो जाता है। तो ऐसे बिना किसी सब्सटेंस के, बिना किसी आधार के इंस्टीट्यूशंस पे ऐसे सवाल खड़े कर देना और इंटरनेशनल मीडिया को हेडलाइंस देना, ये कहां तक सही है? अभी यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट का केजरीवाल के अरेस्ट पर स्टेटमेंट आया। सिमिलरली एक स्टेटमेंट आया था जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मतलब कि सब कुछ कोर्ट मॉनिटर्ड है। बाकी इंस्टीट्यूशंस की तो क्रेडिबिलिटी आप मानने को तैयार भी नहीं है, एक कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को आप मानते हैं। तो इस तरह से इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस को ही पूरी तरह डीलेजिटिमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई जीते भी तो उसकी जीत को जीत ना समझा जाए। पर फिर भी सवाल यह है कि क्या बीजेपी को यह सब करने की जरूरत है? इन एजेंसीज को ऐसे खुलेआम इस्तेमाल करने की जरूरत है? मतलब कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की ये जो एक तरफा कार्रवाई है जो सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ हो रही है, इसका जवाब आज एक बीजेपी सपोर्टर के पास भी नहीं है। उसके पास भी इसको डिफेंड करने का कोई लॉजिक नहीं है। बीजेपी बिना इस बायस्ड इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी के बिना भी ये चुनाव जीत सकती है। कैसे बीजेपी में शामिल होते ही टेंटेड नेताओं पे चलते हुए केसेस अचानक से रुक जाते हैं? इन सब का जवाब तो बीजेपी को जनता के बीच जाकर देना ही होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑपोजिशन बुरी तरह बैटर्ड है, बिखरी हुई है। मतलब कि इंडिया अलायंस बनते बनते ही उसके आर्किटेक्ट नीतीश कुमार उठकर यहां से वहां चले गए। ममता दीदी अकेले ही बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं। जहां गठबंधन हुआ भी ठीक से है महाराष्ट्र, वहां भी महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेके पंगे हो रहे हैं। केजरीवाल जिस मामले में आज जेल में है उसकी कंप्लेन कांग्रेस के ही दिल्ली प्रदेश चीफ ने की थी और आज दोनों मिलके 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शंस तो दिख रहे हैं ऑपोजिशन में। खैर, मैच भले ही ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे हो, लेकिन दोनों टीमों का हक है
कि उस मैच में एक अंपायर न्यूट्रल हो, दोनों को मैच खेलने के लिए बराबर स्पेस दी जाए, बराबर ओवर तो मिले। गेम सिर्फ फेयर होना नहीं चाहिए, बट जनता को दिखना चाहिए कि गेम फेयर है। इट शुड सीम टू बी फेयर टू एवरीवन। अगर एक पार्टी के पास पैसा बाकी सारे पार्टियों के कंबाइंड पैसे से ज्यादा हो तो चुनावी कैंपेन थोड़ा वन साइडेड हो जाता है। चुनावी कैंपेन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि हेट स्पीच और रिलीजियस पोलराइजेशन के खिलाफ वो जरूर एक्शन लेगी, भले ही बोलने वाले का नाम कितना भी बड़ा हो। अब उनको ये करके दिखाना होगा। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए अति आवश्यक है, तो इलेक्शन कमीशन को एक न्यूट्रल अंपायर की तरह दोनों पार्टियों को बराबर ट्रीट कर चुनावी प्रक्रिया को कंडक्ट कराकर हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की लेजिटिमेसी को बचाना होगा। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि चुनावी मौसम में स्ट्रैटेजीज बाहर आ चुकी हैं। जहां ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी विक्टिम कार्ड खेलने की है, वहीं बीजेपी की स्ट्रैटेजी उन्हें चोक करके, सफोकेट करके, लीगल टैंगल्स में फंसा करके, उनके रिसोर्सेस को उनकी रीच से छीन कर डोमिनेट करने की है। इस हफ्ते हमने डिकोड किया कि दोनों तरफ के पॉलिटिकल मूव्स के पीछे फैक्ट्स क्या थे और मोटिव्स क्या थे। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।